मंगोल का एक ऐसा शासक जिसने एक साधारण से जीवन से उठकर दुनिया के एक बड़े जमीनी हिस्से को अपने अधीन कर लिया था। उसने मंगोल के खाना बदोश जातियों को एकजुट करने के बाद मध्य एशिया और चीन के एक बड़े हिस्से पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। वो नेता था चंगेज खान। उसके लड़ाकों और उसके वंशजों ने पोलैंड, वियतनाम, सीरिया और कोरिया जैसी जगहों तक अपने साम्राज्य को विस्तारित कर दिया था। अपने चरम पर पहुंचने के बाद मंगोलों ने करीब 11 से 12 मिलियन वर्ग क्षेत्र पर, जो कि एक अफ्रीका जैसे देश के इतना बड़ा साम्राज्य है, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। चंगेज खान जब दुनिया को जीत रहा था, उस लड़ाई में उसके द्वारा अनगिनत लोगों की हत्या कर दी गई। लेकिन उसमें एक अच्छी बात थी, उसने अपने साम्राज्य को यातनाओं से मुक्त किया, अपने साम्राज्य के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता भी दी थी। उसने अपने साम्राज्य के दौरान व्यापार को भी बहुत प्रोत्साहित किया था और इसी के अंतर्गत उसने दुनिया का पहला इंटरनेशनल डाक प्रणाली तैयार कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि चीन अभियान में सी जिया के खिलाफ लड़ते हुए 1227 ईस्वी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसकी मृत्यु का स्थान और उसकी कब्र आज भी दुनिया के लोगों से अज्ञात है। आज भी दुनिया के लोग उसकी कब्र और उसके मृत्यु स्थान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। दर्शकों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज हम चंगेज खान के बारे में कुछ ऐसी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे जो आज तक हम सबसे छुपा हुआ था। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम तैमूजियन था और जिसका जन्म सन 1162 के आसपास आज के मंगोलिया और साइबेरिया के सीमा पर हुआ था। लोगों का ऐसा मानना है कि जन्म से ही चंगेज खान के हाथ पर एक खून का धब्बा बना हुआ था। चंगेज खान की मां को उसके पिता ने ही आक्रमण करके जबरन शादी कर दी थी। तैमूजियन के लिए उसका प्रारंभिक वर्ष कठिनाइयों और लड़ाइयों से भरा हुआ था, क्योंकि उस समय मध्य एशियाई सीमाओं पर अनेक खाना बदोश जनजातियां लगातार आपस में लड़ रही थी, एक दूसरे को मार रही थी, डकैतियां, चोरियां कर रही थी। तैमूजियन जब 10 साल का हुआ, उससे पहले ही एक दुश्मन कबीले के जनजातियों द्वारा उसके पिता को जहर देकर मार दिया गया था। जब उसके पिता की हत्या कर दी गई, तब उसके खुद के कबीले ने उसे, उसकी माँ, उसकी भाइयों के साथ उसे खाना खिलाने, पालने पोसने से साफ इंकार कर दिया था। इसके तुरंत बाद ही तैमूजियन ने अपने बड़े सौतेले भाई को मौत के घाट उतार दिया और अपने गरीब परिवार का मुखिया बन बैठा। उसकी जिंदगी का एक ऐसा पॉइंट भी आता है जब उसके कबीले ने उसे बंदी बनाकर अपना गुलाम बना लिया था, लेकिन कैसे न कैसे वो वहाँ से छूटकर भागने में सफल रहा। 1178 ईस्वी में तैमूजियन ने बोर्टे से शादी कर ली थी, जिससे उसके 4 बेटे और अनगिनत संख्या में बेटियां थी। ऐसा कहा जाता है कि बोर्टे का भी उसके दुश्मन कबीलों ने अपहरण कर लिया था, लेकिन उसको छुड़ाने के लिए चंगेज खान ने, उस समय जिसका नाम तैमूजियन था, उसने एक बहुत ही सोची समझी रणनीति तैयार की और खुद को एक योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। खुद को एक योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित करने की वजह से उसके फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, लोग उससे जुड़ रहे थे। चंगेज खान के बारे में हम लोगों को जितना पता है या फिर जितनी बातें हम करते हैं, उन सबका एक ही बेस है। ये सारी बातें हमें चंगेज खान की मृत्यु के तुरंत बाद लिखे गए द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल से ही पता चलता है। उसके अलावा ऐसा कोई भी प्रमाणित डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है जिसके द्वारा हमें चंगेज खान की लाइफ के बारे में कुछ भी पता चल सके। कहा जाता है कि चंगेज खान ने मंगोलों को एकजुट किया और अपने कबीले की परंपराओं से परे जाकर उसने अपने रिश्तेदारों की जगह, जो उसके साथ जुड़ रहे थे, उसके वफादार थे, उनको अपने कबीले के वरिष्ठ पदों पर तैनात कर दिया। अपने दुश्मन जनजातियों के नेताओं को भी उसने मौत के घाट उतार दिया और बचे हुए लोगों को अपने कबीले में अपने फॉलोअर्स के रूप में उसने शरण दे दिया। उसने एक आदेश भी जारी किया था कि लूटपाट करने के बाद जब तक पूरी जीत तुम्हारे हिस्से में ना आ जाए, रुकना नहीं है और इंतजार करते रहना है कि दुश्मन कबीले को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। इसके लिए उसने 10 सैन्य टुकड़ियां भी बनाई, जिसमें अपने रिश्तेदारों की जगह अपने वफादार सैनिकों को उसने तैनात किया। हालांकि तैमूजियन एक जातिवाद नेता था और उसके सेना में बौद्ध, मंगोलियन, ईसाई और मुस्लिम सभी शामिल थे। सन 1205 तक उसने पहले जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था जम्मू का, उसके सहित कई अन्य दुश्मन साम्राज्यों को भी हराकर उनके क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। इसके अगले ही वर्ष उसने सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई, जिसमें उसने आज के मंगोलिया जैसे ही आकार के एक क्षेत्र का निर्माण किया और उसे राष्ट्र के तौर पर स्थापित कर दिया था। इसी बैठक में उसे चंगेज खान की उपाधि भी दी गई, जिसका अनुवाद सार्वभौमिक शासक के रूप में होता है और पश्चिम के लोगों में चंगेज खान का नाम प्रख्यात हो गया था। स्टेपी जनजातियों को एकत्रित करने के बाद चंगेज खान ने
करीब करीब 1 मिलियन लोगों पर शासन किया। जनजातियों के युद्ध में अपना प्रभाव बनाने के लिए उसे जो कुलीन पदवियां मिली थी उस सबको उसने नष्ट कर दिया था। उसने महिलाओं की चोरी पर प्रतिबंध लगा दिया, अपहरण करने पर प्रतिबंध लगा दिया और जो भी पशु हानि करता था अर्थात पशु की चोरी किया करता था उसके लिए मौत की सजा का प्रावधान कर दिया था। इन सब के अलावा और चंगेज खान ने एक लिखित प्रणाली को अपनाने का भी आदेश दिया, साथ ही उसने एक नियमित जनगणना करने का भी आदेश पारित किया और विदेश से आए हुए विदेशी राजदूतों को राजनयिक छूट देना भी आरंभ कर दिया था। उसके विचारों को देश विदेश में फैलने से पहले ही उसने धर्म की स्वतंत्रता का भी आदेश दे दिया था। ऐसा हमें कई जगहों पर लिखा हुआ मिलता है। मंगोलिया के बाहर चंगेज खान का पहला अभियान उत्तर पश्चिमी चीन के सीजिया साम्राज्य से शुरू हुआ था। एक छोटे से छापे की श्रृंखला के बाद सन 1209 में जब मंगोलों ने सीजिया प्रांत पे हमला किया तो ये हमला उन्हें सीजिया की राजधानी सिंचुआन के दरवाजे पर लेकर आ गई। मंगोलिया के घोड़े सुप्रसिद्ध हैं और ऐसा माना जाता है कि चंगेज खान की सेना में सबसे ज्यादा अधिकतर या फिर पूरी तरह से घुड़सवार सेना ही थी, जो एक विशेषज्ञ घुड़सवार थे, साथ में घुड़सवारी करते हुए तीरंदाजी के भी महारत थे। यिनचुआन से मंगोलों ने एक झूठी वापसी की जो कि उनकी हस्ताक्षर रणनीति का ही एक पार्ट था और इसके तुरंत बाद उन्होंने वहां की घेराबंदी शुरू कर दी थी। हालांकि शहर को तहस नहस करने का उनका प्रयास विफल रहा और सीजियान के शासक ने सरेंडर कर दिया था। मंगोलों ने इसके बाद अपना अगला हमला उत्तरी चीन के जिन राजवंश पर किया था। ये वही राजवंश है जिसके शासक ने चंगेज खान की अधीनता मांगने की जरूरत की थी, अर्थात उसने चंगेज खान को उसके सामने समर्पण करने के लिए कहा था। ऐसा माना जाता है कि सन 1211 से लेकर सन 1214 तक की अवधि में मंगोलों ने वहां के ग्रामीण इलाकों को पूरी तरह से लूट लिया था, तहस नहस कर दिया था। वहां के शरणार्थियों को उन्होंने शहर की तरफ भेज दिया था, जिसके कारण जिन में भोजन की कमी हो गई थी और जिन सेना ने अपने ही हजारों किसानों को मौत के घाट उतार दिया था। सन 1214 में मंगोलों ने बीजिंग को घेर लिया था, जो उस समय जिन की राजधानी हुआ करती थी। इससे मजबूर होकर जिन के शासक उन्हें एक भारी मात्रा में घोड़े, सोना, चांदी और रेशम देने पर मजबूर हो गए थे। इसके बाद जब जिन शासक ने अपनी राजधानी दक्षिण के कैफेन शहर में स्थानांतरित कर दिया तो इसको चंगेज खान ने उनके बीच हुए समझौते का उल्लंघन मानते हुए बीजिंग को जिन रेगिस्तानियों की मदद से बर्खास्त कर दिया। सन 1219 में चंगेज खान आज के तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के ख्वारजम शहर को जीतने के लिए वहां के अभियान पर निकल जाता है, जिससे गुस्साए सुल्तान ने चंगेज खान के राजदूतों की हत्या करवा दी थी। जिसके बाद एक बार फिर से संख्या में कम होने के बावजूद मंगोलों का गिरोह बुखारा, समरकंद और उर्गेंच सहित एक के बाद एक ख्वारजम शहर में घुस गए। बढ़ई और जौहरी जैसे कुशल श्रमिकों को तो बचा लिया गया, लेकिन जो कुलीन और विरोधी सैनिक थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इस बीच हमले के दौरान जो अकुशल श्रमिक होते थे उन्हें मानव ढाल की तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा था। कोई भी प्रमाण निश्चित तौर पर ये बता ही नहीं सकते कि चंगेज खान के हमले के दौरान उसके पूरे जीवन काल में कितनी संख्या में हत्याएं हुई थी और कितने लोग मारे गए थे। उन्होंने एक आतंकी हमलावरों के तौर पर खुद को दुष्प्रचारित ही किया था। सन 1225 ईस्वी में जब चंगेज खान मंगोलिया लौटा तो उस समय तक उसने जापान के कैस्पियन सागर तक के क्षेत्र को अपने नियंत्रण में कर लिया था, लेकिन फिर भी वहां से वापस आने पर भी उसने सीजिया साम्राज्य से अपना ध्यान नहीं हटाया, क्योंकि सीजिया साम्राज्य के योद्धाओं ने ख्वारजम आक्रमण करने के दौरान चंगेज खान का साथ देने से इनकार कर दिया था। चंगेज खान ने बिना आराम किए तुरंत जीसिया साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि सन 1227 ईस्वी में इसी अभियान के दौरान एक घोड़े से चंगेज खान गिर गया था और जिसमें उसे आंतरिक चोटें आई थी, लेकिन उसकी जिद तो देखिए, उसने इस अभियान को वहां रोका ही नहीं। अपने चोट लगने, अपना स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद उसने इस अभियान को निरंतर जारी रखा था। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने इस अभियान को इस तरीके से जारी रखा कि उसकी तबीयत कभी ठीक ही नहीं हुई और सीजिया को जीतने से ठीक पहले 18 अगस्त सन 1227 को उसकी मृत्यु हो जाती है। चंगेज खान ने इस विश्व के पूरे इतिहास में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई और जितने भी देशों को जिनके द्वारा भी अधीन किया गया, उन सभी के मुकाबले दो गुना भूमि
पश्चिमी और दोगुनी बड़े साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और इसी प्रक्रिया के दौरान, इन्हीं अभियानों के दौरान उसने पूर्व और पश्चिमी दोनों ही सभ्यताओं को मिलाने का भी काम किया था। ओगोडाई और कुबिलाई समेत उसके जितने भी वंशज थे, वे भी एक बड़े विजेता रहे हैं। उन्होंने भी बड़ी बड़ी जंग जीते और अपने साम्राज्य को दूर दूर तक फैलाया था। उन्होंने पूर्वी यूरोप और मध्य पूर्वी तथा शेष चीन के भागों को भी जीतकर अनेक साम्राज्यों को अपने ध्वज के नीचे ला दिया था। 14वीं शताब्दी में अपने साम्राज्य के टूटने और बिखर जाने से पहले उन्होंने जापान और जावा पर भी आक्रमण किया था। चंगेज खान के अंतिम वंशज और शासक को अंततः सन 1920 ईस्वी में अपदस्थ कर दिया गया था। उसके आखिरी वंशज को उसकी गद्दी से हटाकर किसी और को बिठा दिया गया था।